Hello everyone, welcome to True IES and PCS. Let's start our discussion from the subject of modern Indian history. और इसमें हम एनसीईआरटी से शुरू करने जा रहे हैं. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब से बचपन में हम लोग सीबीएसई के स्कूल में पढ़ते हैं और एनसीईआरटी जब हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस होती है तो 8वीं क्लास में जिक्र होता है हमसे आधुनिक भारत के बारे में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री. तो जो 6th क्लास की बुक है उसका नाम है आवर पास्ट 1, जो कि एंशंट हिस्ट्री के बारे में. 7th क्लास की जो बुक है वो है आवर पास्ट 2, जो कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में है. 8th क्लास की जो बुक है आवर पास्ट 3, ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में. एनसीईआरटी पढ़ना किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से जाने से पहले, लाइक स्पेक्ट्रम या पूनम दलाल दहिया की भी अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आने लगी है. सोनाली बंसल, स्नेहल त्रिपाठी की बहुत बढ़िया बुक है जो कि मार्केट में आपको देखने को मिलती है. दीज टू ऑप्शंस ऑफ पूनम दलाल दहिया एंड सोनाली बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी, ये सेम ही है, मतलब ये दोनों साथ में ही लिखते हैं बुक. और ये एमपीपीएससी के लिए भी जो एमपी जीके की बुक आती है मैग्रो के लिए, उनको भी लिखते हैं. ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, ताकि वो सोर्सेज जो पूछते रहते हैं उनको पता लग जाए. नाउ एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि स्पेक्ट्रम अगर आप में से किसी को बल्कि लगती है या फिर स्पेक्ट्रम की कवरेज अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, तो आप इन दो सोर्सेज पे जा सकते हो जो कि मैंने आपको बताया. इसके अलावा अगर आपको इन तीनों में से किसी स्टैंडर्ड सोर्सेज पे नहीं जाना है और आप ये चाहते हो कि रेगुलर सोर्सेज से हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर हो जाए, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप 8th क्लास की आवर पास्ट 3 की ये जो बुक है, प्लस 8th क्लास की जो तमिलनाडु है ये, प्लस 12th क्लास की जो तमिलनाडु की जो बुक है, अगर आप इतना कर लो तो आई कैन एश्योर कि 90% जो स्पेक्ट्रम की जो चीज़ें हैं उसका बेस आपका ऑलरेडी बन जाएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद भी या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद भी लगभग पिछले 4 साल से जिस प्रकार से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करना असंभव है. और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस अब 70% सॉल्व नहीं करे जा सकते स्पेक्ट्रम से पढ़ते हुए. इस चीज में अगर आप लोगों में से किसी को डाउट है, 2023 का अटेम्प्ट दे लेना तो ये वाली बात पता लग जाएगी. तो यहां पर जो आपको पहला चैप्टर देखने को मिलेगा, हाउ व्हेन एंड वेयर. वैसे मैं एक चीज बता दूं, इस चैप्टर को सिर्फ आपको एक ही बार मेरे साथ ये लाइव जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको वो देखना है. एक बार बस रिकॉर्डिंग देखनी है इसकी लाइफ टाइम, उसके बाद आप इस चैप्टर को कभी भी नहीं देखोगे. इमीडिएटली इसी क्लास के बाद या फिर इसी क्लास के साथ साथ व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप साथ में इसके नोट्स बना लो. ये चैप्टर वैसे कई लोग बोलते हैं कि हम डायरेक्टली चैप्टर 2 पे शिफ्ट कर जाएं क्या, लेकिन मेरी नजरें किसी और तरीके से देखती हैं इस चैप्टर को. इस चैप्टर में से एक पन्ना तो A4 शीट का बन ही जाएगा नोट मेकिंग के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट बेस बनाएगा आधुनिक भारत को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को करने के लिए. अब चेष्टा मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां पर, या अशप्रीत आपको भी बता देता हूं. हिस्ट्री तुम दोनों के पास थी, तुम दोनों को मैंने 12th में पढ़ाया था. थीम 1 की बुक एंशिएंट हिस्ट्री थी, थीम 2 की बुक मेडिवल हिस्ट्री थी और थीम 3 की बुक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थी. तो तुम दोनों फेमिलियर हो इन सबसे, वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रिवोल्ट ऑफ 1857, इन सारे टॉपिक से तुम दोनों वाकिफ हो. और भी मतलब आप में से जो लोगों के पास 12वीं क्लास में हिस्ट्री थी और जो मुझसे पढ़ चुके हैं 12वीं क्लास में. अब मतलब काइंड ऑफ कि आप लोगों के लिए चीज़ डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन वहां पर उस बुक जो थी, जो मैं आपसे बोलता था कि जब हम 8th क्लास को आवर पास 3 में यूपीएससी के परस्पेक्टिव से कभी देखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी होगी. तो ये आप ऐसा मान लो कि आपकी 12th क्लास की एक माइनर लेवल पर रिवीजन की तरह चलेगी ये वाली बुक. लेकिन इसका कंटेंट आपको एसएससी से लेकर यूपीएससी के एग्जाम में बहुत काम आता है. और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर बेट खेलना इज वन ऑफ द बेस्ट बेट इन स्टेट पीएससी एंड एसएससी एग्जाम्स. डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे इसी एनसीईआरटी एंड तमिलनाडु की एनसीईआरटी की 8th क्लास के लेवल से आपको मिल जाएंगे. ये मैंने बता दिए मैंने सारे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. अब देखो डेट्स की इंपॉर्टेंस ना, ये वाला जो टॉपिक है आपको ये पता होना चाहिए कि डेट्स की रेलेवेंस क्या है हिस्ट्री को पढ़ते हुए. अगर आप किसी भी इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल ये बोल देते हो कि सर आई लाइक हिस्ट्री, तो वो बोलेंगे हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स. तो आप क्या समझते हो इससे या क्या इन्फर करते हो इससे. और आप में से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस रिकॉर्डिंग पे, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो.
ठीक है, या स्टेट पीएससी में कभी कभार, लाइक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस टॉपिक से। अब देखो, हम सब जानते हैं जब से हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है, एंड चेष्टा एंड अश्वित मैं आप दोनों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि पढ़ी हुई है, क्योंकि 12वीं में आपके पास थी वो एक तरीके से। तो हम लोग हमेशा इस डिबेट में, या हम ऐसा कहेंगे हिस्टोरियंस हमेशा इस डिबेट में अगर फंस जाते हैं कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स। हमें भी ऐसे ही लगता है, बहुत ज़्यादा डिबेट्स चलती है हिस्टोरियंस के बीच में अबाउट डेट्स, कि जो रूलर्स थे उनकी ताजपोशी कब हुई, राज्याभिषेक कब हुआ, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके बीच में, हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट्स एंड डिस्कशन चलती है। कॉमन सेंसिकल सबका नोशन ये कहता है, सबकी कॉमन सेंस ये कहती है कि जब आप किसी से बोलते हो कि आई लाइक हिस्ट्री, तो लोग आपको बोरिंग समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एक लोग ये मानते हैं कि सिंस इट इज कंसर्न अबाउट डेट्स, तो यहाँ पर सिर्फ रट्टाफिकेशन है, मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं, और डेट 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 ईयर 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 BC CE, ये इन सब से भरी हुई है हिस्ट्री। बिफोर कॉमन एरा AD एनो डोमिनी, इन सब से भरी हुई है, तो इट इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट। इस चीज़ को हम रिजॉल्व करेंगे, और ये भी हम बात करेंगे कि यार पढ़ रहे हैं यूपीएससी का कंटेंट, लेकिन यार इतनी बच्चों लेवल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस एनसीईआरटी को हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा जैसे हम 8th क्लास के लौंडे या लौंडिया हों। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस डेट अकर ओवर टाइम। राइटर आपको अब ना एक व्यू पॉइंट दे रहा है अपना, कि हाँ मानते हैं कि इतिहास जो है ज़रूर इस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ें, जो घटनाक्रम वक्त के साथ साथ बदलते रहे हैं, जो ट्रेडिशंस कल्चर वगैरह सारी चीज़ें। हिस्ट्री इस चीज़ के बारे में भी है कि कैसे जो चीज़ें पास्ट में घटित हुई हैं वो आज के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में चेंज होती रहती हैं। और जिस तरीके से, जैसे ही हम अपने इतिहास को अगर कंपेयर करें प्रेजेंट टाइम के साथ, तो उसके लिए हम यूज जरूर करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। यानी कि राइटर हमें ये बोल रहा है कि जिस तरीके से आप हिस्ट्री की बुक्स में डेट्स वगैरह या फिर इवेंट्स या क्रोनोलॉजी, स्पेशली अगर हम बोले, लोगों को हिस्ट्री बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि उनको लगता है कि हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कौन सा घटनाक्रम पहले हुआ, कौन सा इंसान पहले आया, कौन सा इंसान बाद में आया। इट इज अबाउट क्रोनोलॉजी। राइटर आपसे बोल रहा है बिल्कुल ये चीज इसी बारे में है, लेकिन सेम चीज को एक इंटरेस्टिंग वे में भी देखा जा सकता है। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यानी कि राइटर यहां पर आपको ये बोल रहा है, अब ध्यान से सुनो, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। हम लोग हमेशा आसपास अपने जो भी चीजें देखते हैं उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ चेष्टा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो वाली बात याद है जब उनको ईंटें मिली थी तो उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि रेलवे ट्रैक बना देते, क्या फर्क पड़ता है इससे, है ना। लेकिन एक बात बताओ, जब फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने और सारे पूरी टीम ने जब ध्यान से उस चीज की जांच पड़ताल करी, तो ये पता नहीं लगा कि यार ये ईंटें फालतू की ईंटें नहीं है, ये भगवान ने नहीं टपकाई हैं, ये एक बड़े सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। और ये वाली बातें आप सब, बहुत सारे लोग भी जानते हो जो मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में हड़प्पा से जुड़े हुए हो, है ना। तो हम लोग हमेशा एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया का पार्ट है हम लोग, जहां पर जो आज हमारे सामने चीजें दिखती हैं ना, हम लोग उसे जानने की कोशिश नहीं करते कि ये आज के समय में हमारे आंखों के सामने आई कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोड के किनारे किसी को चाय पीते हुए देखें कहीं पर भी, या फिर कॉफी पीते हुए अगर हम लोग किसी को देखें, या फिर ट्रेन में जब हम बैठते हैं ट्रेन चलते हुए देखें, आसपास का नज़ारा देखें, तो अक्सर ही शायद से ये कोई चीज़ें मतलब माइंड करता हो कि हम चाय आई कहाँ से, कॉफ़ी कहाँ से आई, ये ट्रेन क्यों चल रही है। अब ये जो 3 वर्ड जो अगर मैंने ये मार्क करे हैं ना, आप पिछले 30 साल के पेपर उठा के देख लो, एसएससी के, यूपीएससी के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के, इनके ऊपर बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चंस निकले हुए हैं। और यहां पर तो हम इतने बेसिक लेवल पर जाएंगे कि हम ये जानेंगे, जो लिप्टन टी आती है मार्केट में, आप सबने सुना होगा, इसकी ग्रीन टी भी आती है, लिप्टन चाय आती है, लेमन टी आती है। ये सिंबल किस चीज का था, यहाँ चाय के बारे में क्यों दे रखा है एनसीईआरटी में, क्यों सिखाया जा रहा है 8th के बच्चों को कि चाय के बारे में जानो। क्योंकि ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, वो एक अलग ही सिनेरियो था, जो अलग ही एक छाप छोड़कर गया हमारे आज की कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल पर, हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी थिंकिंग पर, एंड द वे वी परसीव आवरसेल्व्स, द वे वी परसीव आवर फैमिली रिलेशंस, एंड द वे वी परसीव आवर सोसाइटी।
अब यहां पर एक चीज देखते हैं। यहां पर मुझे कोई ब्रिटिश फिगर की कोई एक लेडी दिख रही है, जो कि कोई एक डंडा भाला टाइप पकड़ी हुई है, उसके पीछे कोई एक शेर की मूर्ति है, और ये कुछ हिंदुस्तानी कुछ संत साधु महात्मा पुजारी टाइप लग रहे हैं, और ये इसके हाथ में कोई एक दस्तावेज दे रहे हैं, कुछ पेपर वगैरह टाइप कुछ इसको पकड़ा रहे हैं। क्या है ये कहानी, जानते हैं इसे। सबसे पहले तो एक ही नाम देख लो, हिंदुस्तान। ये यहां पर जो ये फोटो में ये जो है, ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये ब्राह्मण है। ये ना शास्त्रास जो कि हमारे टेक्स्ट होते हैं पूजनीय, उनको ऑफर कर रहे हैं ब्रिटानिया को। और ये एक प्रकार का कवर बुक है, ये एक प्रकार का कवर है, जो कि पहला मैप जो प्रोड्यूस करा गया था जेम्स रेनेल के द्वारा, उसका फ्रंटिस पीस है। उसका फ्रंटिस पीस का मतलब ये है, उसका कवर है। ये एक डिजाइन है, किसी बुक का प्रिंट है, ये कवर है। क्या है कहानी, थोड़ी सी जानते हैं यहां पर, डिटेल में बाद में बात करेंगे जब बुक आगे प्रोसीड करेगी। जेम्स रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि हिंदुस्तान का मैप प्रोड्यूस करो। अब आप कहोगे यार, दूर दूर तक हमें ना इस चीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, ये क्या चल क्या रहा, आप बोल क्या रहे हो ये, और ये लोग हैं कौन, कौन है जेम्स रेनेल। देखो, आप ऐसा समझ जाओ, रॉबर्ट क्लाइव वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसको क्वीन एलिजाबेथ छोड़ो, लंदन ये ब्रिटेन के मोनार्क ने भेजा कि जाओ हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर कर आना है। एक रूल होता है, आप कभी भी किसी चीज के ऊपर कब्जा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप भली भांति उसको A to Z एंगल से जानो ना। दबंग 2 का एक डायलॉग है, सलमान खान कहता है उस विलन से जो नेता होता है कि हम आपके बारे में सब इसलिए जानते हैं क्योंकि कोठे पर जाने से पहले हम नचनिया के बारे में पता लगा लेते हैं कि उसकी थिरकन क्या है, उसकी चितवन क्या है। कोठे पे जाने से पहले नचनिया के बारे में पता लगाकर जाना चाहिए, ताकि आप उसका डांस एंजॉय कर सको, उसके ठुमके एंजॉय कर सको। सेम चीज जब हिंदुस्तान पे इनको कब्जा करना था, तो इनके दिमाग में, अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज थी, यार हम गोरी चमड़ी के लोग, भाषा हमारी अलग, कल्चर हमारा अलग, फूड हमारा अलग, कपड़े हमारे अलग, हम अपना मन मार मार के हिंदुस्तान जा रहे हैं। क्योंकि जब हमने फॉर एग्जांपल घूमने गए, कब्जा करने के पर्सपेक्टिव से गए थे, लेकिन पहले जब उसका अनुमान लगाने गए कि हिंदुस्तान है कैसा, तो हमें देखा धूल मिट्टी, गंदगी, बदबू, पसीना, इंसान इतना देहाती, कहीं पर भी सूसू कर रहा है रोड के किनारे, कहीं पर भी कुछ भी थूक रहा है। इतना गवार आदमी, इससे गवार आदमी हमने नहीं देखा। और इसके लिए ये हमारे लिए टर्म यूज करते थे, जंगली आदमी है भारत का, बारबेरियन इंसान है। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी। बारबेरियन के अलावा इन्होंने ये देखा कि अंधविश्वासी बहुत है। मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, मंगलवार शनिवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा हो जाएगा, तावीज पहनता रहता है, उल्लू का नाखून दूध रहा है, किसी कुछ काला धागा कमर पे बांधा हुआ है, टीका लगा रहा है, काजल लगा रहा है, बहुत अंधविश्वास के साथ भरा हुआ है। गाड़ी आ रही है तो नारियल फोड़ रहा है, उस पर कुछ लाल कपड़ा लगा रहा है। और जब अंग्रेज आए ना, अंग्रेज जब आए तो हमारे यहाँ देवी की मूर्ति बनी रहती है 8-8 7-7 8 हाथ वाली। तो अश्वरीत, आपको याद होगा हमने 12वीं में ये चीज़ पढ़ी थी, जब ये गुफाओं में गए, जैसे बड़ी सारी देवियों की जो मूर्ति हैं, या एलोरा जनता केव गए, इनकी फट गई। इन्होंने सोचा साला हिंदुस्तान में ऐसी औरतें होती हैं जिनके 8-8 हाथ होते हैं, और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, तो शायद से ये स्पेशल किस्म का कोई इंसान यहां पर पैदा होता है। उन्होंने काली माँ का वो देखा कि यहां पर शायद से कोई ऐसी लेडी है कि जो होती हैं बंगाल में, कि जो काली होती है, जीभ उनकी गर्दन तक लटक रही होती है, और 8 हाथ उसके, और गर्दन लेकर एक हाथ में, मतलब किसकी पता नहीं गर्दन पकड़ी हुई है। तो इनको क्योंकि ये लगा कोई भी किसी की भी फोटो तब तक नहीं बना सकता जब तक कोई किसी को देखे ना, यानी कि लोगों से ने देखा है।
तो ये ना इतनी इतनी ट्रेडिशंस परंपरा देखकर ये पगला गए, ये आके बोलते हैं, गिड़गिड़ा गए पैरों में ब्रिटेन जाकर, हम नहीं रूल कर पाएंगे हिंदुस्तान को। अगली गली में जाकर कुछ नई चीज देखने को मिल जाती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, हम परेशान हो गए हैं। तो उधर से मुनार्क ने समझाया कि सबसे पहले दुश्मन को जीतने से पहले दुश्मन की गली और घर पता लगाना चाहिए। इसके लिए ब्रिटेन में बैठे किंग और क्वीन ने, जो भी उस टाइम पर होते थे अलग अलग, फॉर एग्जांपल कभी क्वीन आ रही है फिर किंग आ रहा है, कभी क्वीन आ रही है फिर किंग आ रहा है, फिर आप जानते ही होंगे क्वीन एलिजाबेथ वन आई, फिर अभी 2 रिसेंटली अभी टपक गई, ठीक है। और ऐसे करते करते मतलब किंग क्वीन चलता रहता है, लेकिन किंग क्वीन जो कॉमनली बोला जाता है पॉलिटी के अंदर मोनार्क। इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा और भी लोगों को भेजा, हम जानेंगे किसको पहले भेजा किसको बाद में भेजा, और इनको भेजा। और ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों से पहले और कोई नहीं आया था, मैं सिर्फ अंग्रेजों की बात, ब्रिटिशर्स की बात बता रहा हूं मैं। इससे पहले भी कि और किसी की हिंदुस्तान पे नजर नहीं थी, वो कभी नहीं आए। लेकिन अंग्रेजों ने ना अपने से आने वाले पहले लोगों को जो हिंदुस्तान पे कब्जा करने आए थे, फॉर एग्जांपल डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वास्को डी गामा वगैरह का आपने नाम सुना होगा। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखने में विश्वास करते थे ब्रिटिशर्स। इन्होंने ये देखा कि इनमें क्या कमी थी कि ये हिंदुस्तान पे शासन नहीं कर पाए। इन्होंने देखा सब में एक कॉमन मिस्टेक है कि ये डायरेक्टली रूल के पर्सपेक्टिव से आते, पहले एक बारी जायजा लेना तो जरूरी है, अनुमान लगाना तो जरूरी है कि भारत है कैसा, भारत का नक्शा कैसा, भारत में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक किस किस प्रकार के लोग मिलते हैं, लोगों की ट्रेडिशन क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, कस्टम्स क्या है, एक रीजन से दूसरे रीजन जाकर लोगों का पहनावा, बोलचाल, खाना पीना, ये कैसे चेंज हो जाता है। कुछ चमड़ियां यहां सेक्स कर करके गोरी पैदा हो रही हैं, कुछ पता नहीं क्या डांबर जैसे बच्चे निकाल रखे हैं लोगों ने अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्री से। इन्होंने देखा भाई साहब ये डाइवर्सिटी के नाम पर ना यहां पर तो एटम बम है, गंद मचा रखी है हिंदुस्तानियों ने। तो इन्होंने देखा कि कोई बात नहीं, हम अपने आप पे संयम रखते हैं, सबसे पहले हम भारत को अगर हमें कब्जा करना है ना, और कब्जा करना है तो हमें रीजन पता होना चाहिए। मैं रीजन नहीं कह रहा हूं, मैं रीजन कह रहा हूं, रीजन, हमें रीजन पता होना चाहिए कि कब्जा शुरू कहां से करेंगे। क्योंकि ये अपने से पहले आने वाली जो कंपनियां आई थी, जो लोग आए थे भारत पे रूल करने, ये उनकी गलतियों से भली भांति इस चीज को जानते थे कि उन्होंने कहीं से भी कब्जा करना शुरू कर दिया और थोड़े साल बाद जाके शिकस्त होकर मुंह पे काली पोत कर वापस लौटना पड़ता था उनको। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारे पास अगर एक नक्शा होगा तो हमें पता रहेगा मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं, उन मुख्य पॉइंट्स पे जो रियासतें, जो स्टेट्स जो बनी हुई हैं, वहां पर राजा कौन कौन से हैं, सबसे पावरफुल कौन सा है, जिसमें हमें एकदम से नहीं भिड़ना जब तक हम उसकी साइकोलॉजी, उसके माइंडसेट, उसकी फोर्स, उसकी संख्या, उसके पास कौन कौन से गोला बारूद, कौन कौन सी तोपे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, जब तक इसके बारे में पता नहीं लगा लें। क्या ऐसा तो नहीं कि हम एक रीजन ए पे कब्जा करने जाएंगे तो यहां पर इसके बड़े सारे दोस्त बैठे हों, ये इन सबको मिला ले। ये सारी चीजें समझना जरूरी थी, और ये इसलिए जरूरी थी क्योंकि अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत एक नई जगह थी रूल करने के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को अपॉइंट करा कि तुम पहला एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैप, जिसमें ए टू जेड सारी की सारी गलियां गूगल मैप की तरह गिवन हो, ताकि हमारे लिए रूल करना आसान हो। हमें मुख्य पॉइंट्स, मुख्य रियासतें, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस बताओ। हमें यह पता हो कि अगर ट्राइबल लोग जंगल वाला हु कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में, तो इनका मन क्यों नहीं करता कि शहर में आकर ये एंजॉय करें उधर की लाइफस्टाइल। ऐसा क्यों है भारत में कि कुछ कुछ जगह पर जो एक पर्टिकुलर क्राफ्ट या ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, जब इन्होंने पता लगाया तो चौंक गए कि हजार 5,000 साल से एक एक पीढ़ियां, एक एक कास्ट के लोगों के लिए ये काम है। ये मटके इस कास्ट के अलावा कोई और कास्ट का आदमी नहीं बना सकता इस गांव में। ऐसा क्यों? फिर उन्होंने देखा यार ये एक उल्लू का पट्टा, पता नहीं ये धोती पहनकर 12 बजे एक ड्रम लेकर चले आ रहा है और ये बोल रहा है मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। ये ऐसे ये बर्तन बजाता हुआ क्यों ला रहा है ड्रम के साथ, स्टिक्स के साथ? तो उनको पता लगा कि यहां पर तो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, और इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है कि मैंने एक आदमी को देखा, वो जस्ट अभी नहाकर निकला था गंगा घाट से, मंदिर से उसने पूजा करी,
ये बंदा बगल में निकला, इसने चप्पल उठा के उसके गालों पे मारना शुरू कर दी कि तेरी परछाई ने मुझे छुआ कैसे। अंग्रेज देकर बहुत चक्के, ये किस बात पे बात हुई। जब उन्होंने पता लगाया भाई साहब क्यों मार रहे थे आप इन्हें, तो उन्होंने बोला इसकी शैडो टच कर गई थी मुझे। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, शैडो टच कर गई थी। हम तो कितने सारे दिन में एक बार कितने सारे, हम तो एक दिन में कितने सारे तो लिप्स टच कर जाते हैं, हम तब बुरा नहीं मानते। कितनी सारी बंदियां लिप्स टच कर जाती हैं, जब तुम शैडो टच करने भी इतना बुरा मान गए। तो उन्होंने कहा ये लोअर कास्ट का आदमी है। तो कहा हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, लोअर कास्ट होगा, जो सुंदरी दिख रही है आ जाओ तू मेरी। तो एक एंथुसियास्टिक सपोर्टर था ये ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का, बहुत ज्यादा मतलब चमचा था ये, और ये चाहता था कि अंग्रेज जो है पूरी तरीके से भारत पे शासन कर लें। इसने बहुत मन से मैप बनाए, और ये एक एसेंशियल प्रोसेस है डोमिनेशन का। मैंने इतनी लंबी चौड़ी गाथा आपको क्यों पढ़ पाई। जब भी आएगा ना ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखने को कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ, आई कैन एश्योर यू ये वाला पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे हिंदुस्तान की किसी भी किताब में। आपको वो तो बता देंगे ऐसे कब्जा हुआ, यहां हुआ, पहले उन्होंने मुगल एम्पायर को ध्वस्त करा, यहां पर आ गए थे, एग्रीमेंट साइन करवाया, सब्सिडरी अलायंस हुई, फलाना हुआ, बंगाल के साथ वॉर लड़ा गया, समुद्रों पे कब्जा करा गया, साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा करा गया। उससे नंबर नहीं मिलते हैं, उससे नंबर नहीं मिलते हैं। कॉन्क्वेस्ट का सिलसिला तब जारी होता है, मुझे अगर तुम्हारे घरों पे कब्जा करना है, मुझे पहले तुम्हारी कमजोरी पता करनी पड़ेगी, तुम्हारे घर का नक्शा पता करना पड़ेगा। रेड मूवी में अजय देवगन की रेड तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब उसको जो घर का खबरी होता है, जब वो नक्शा थमा देता है उसके हाथ में, तब दीवारों में से निकलते हैं वो सोने चांदी के जो बिस्किट होते हैं। ये जो पिक्चर हमें ये सजेस्ट कर रही है कि जो इंडियंस है ना, वो विलिंगली अपना एंशिएंट टेस्ट ब्रिटानिया को दे रहे हो। ब्रिटानिया कोई एक लेडी नहीं है कि ये सच में ऐसे आती थी, या फिर ये कोई क्वीन एलिजाबेथ के खानदान से नहीं है। ये इनका एक ना सिंबल माना जाता है ब्रिटिश पावर का, सिंबल माना जाता है ब्रिटिश पावर का। अब मैं जो भी बोलने जा रहा हूं, कानों के पट खोलकर उसको सुनना, मेरी बात ध्यान से। जो लास्ट लाइन में बोलने जा रहा हूं इसके कंटेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है देखो जरा। ये अपना जो टेक्स्ट इस फोटो में आपको दिख रहा है कि जो ब्रिटानिया को दे रहे हैं, ये इसको बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन कल्चर के, तो इंडियन कल्चर के आप प्रोटेक्टर बन जाओ। ये ब्रिटिशर्स का सिंबल है। ऐसा कुछ घटनाक्रम नहीं हो कि कभी ब्राह्मण जाकर, कोई एक ब्रिटानिया नाम की लेडी हो, उसको जाकर अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपनिषद या अरण्यकाश या ये सब बांट रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। ये फोटो दिखाकर, ये क्यों बनाई गई कवर बुक पे फोटो, ये इसलिए बनाई गई ताकि हिंदुस्तानियों के दिमाग में इस चीज को श्योर शॉर्ट तरीके से फिक्स करा जा सके कि देखो तुम हो गवार। इसलिए मैंने शुरू में ही आपको ये वर्ड बता दिया था, मिटा दिया था कि नहीं नहीं ये रहा बारबेरियन। और हम ये चीज कैसे कह सकते हैं कि तुम गवार हो और हम जो हैं वो इज्जत वाले लोग हैं, या हमारा कल्चर ज्यादा सुप्रीम है। हिंदुस्तानियों ने पहली बार इतनी ज्यादा जनसंख्या ऐसे लोगों की देखी थी जो इतने गोरे गोरे दिखते थे। एक ऐसी लड़की जो कि 10 दिन से नहाई नहीं है, लेकिन गोरी इतनी, और क्या परफ्यूम लगा के बगल से निकली है, मतलब मन ही कर गया कि बिनते दिल कर जाए इसके साथ। और हम देखकर पागल अंग्रेजों को। और वो हमें इसी चीज का एक आर्ग्यूमेंट देते थे। वो बोलते थे, एक टर्म ये याद रखना, ये किसी बुक में मिलेगा नहीं आपको, एंड चेस्टा रिमेंबर दिस फॉर योर एग्जाम, कि अगर ये आ जाए कि व्हाइट मैंस बर्डन किसके कंटेक्स्ट में यूज करा गया कभी हिस्ट्री में, ठीक है। व्हाइट मैंस बर्डन, व्हाइट मैंस बर्डन क्या, अंग्रेज हमें अपनी चमड़ी के कलर के बेसिस पर ये चीज साइकोलॉजिकली एंड एटीट्यूड वाइज हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश करते थे कि हम गोरी चमड़ी वाले हैं, हमें ऊपर से परमात्मा ने भेजा है, हमें सपना आया था कि इस देश जाओ और यहां के जंगली लोगों को इंसान बनाओ, क्योंकि वो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, और तुम इंसान के रूप में क्या कहते हैं वो पैदा हो गए हो, जानवर। तुम नंगे घूमते हो, तुम काले कलूटे, तुम पसीना बहाते हो, तुम साफ सुथरे घरों में रहते नहीं हो, तुम्हें जहां टाइम मिला कान के पीछे बेड़ी लगाकर सूसू करने लगे झाड़ियों में जाकर, तुम कहीं भी थूक रहे हो, कहीं से भी, तुम सिगरेट नहीं पीते, तुम बीड़ी पीते हो,
जो तुम में से और गवार है वो बीड़ी भी नहीं पीता, वो चिल्लम पीता है। हमारे जैसे बनो। धूम्रपान करने का अगर शौक है तो हमारे जैसे करो ना, सिगार पियो। ये इन सब बातों ने जो इनको पेश करा ना आर्गुमेंट, तो हिंदुस्तानी उस टाइम पर दोस्तों पगला गए। और फिर शुरू से हिंदुस्तानी की कमजोरी रही है, बाहर की एक ही लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज से हिंदुस्तानी आज तक बहुत ज्यादा डरे हैं। आज भी आप में से अगर जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, और आप देख लो कि इस ग्रुप में फॉर एग्जांपल कि 10 लोग घिसी घिसी अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से हैं और बोल रहे हैं, बाकी 4 लोग 5 लोग जिनको नहीं आती होगी वो चुप रह जाएंगे। हमारे देश में अंग्रेजी को बहुत वो समझा जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति है। और मैं साइकोलॉजी को आपको पता ही कैसे तोड़ता हूं भाई। अंग्रेजी तो वो लड़कियां भी बोल रही जो मैकडी और डोमिनोज में काम कर रही हैं, तो क्या उनका एसएससी और यूपीएससी निकल जाता है क्या? अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता। यूपीएससी आपको या कोई भी एग्जाम जो है आपको वो उसी बेसिस पे सिलेक्ट करेगा जो आप हो। जो नहीं हो वो कतई बनने की कोशिश मत करो। आप अपने कल्चर से आए हो, रिस्पेक्ट योर कल्चर। जब आयोग एग्जाम खुद आपकी रिस्पेक्ट करता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रैंक 1 बन जाओगे वैसे भी, आपकी दहाड़ने पर लोग मुंह देंगे वैसे भी। और सजा उनको ये देना, जितने बारी अंग्रेजी बोले उतने बार इसके टांग पे गोली मारना। बोल अब बेटा तू अंग्रेजी। पावर बोलती है, सिर्फ पावर। पर्सनैलिटी लोग दिखाते हैं, लोगों की होती नहीं है पर्सनैलिटी। और हमारी पोस्ट तो ऐसी होने वाली है, जितना मर्जी कोई पैसा हो, बाप तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे डीआईजी हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? थाने से कॉल आएगा तो तू भाग कर आना ही पड़ेगा ना, चाहे दादा को टीबी हो चाहे बाप को शुगर हो। तो ये चीज है, ये चीज साइकोलॉजिकली बिठाने की कोशिश करी गई। ये चीज साइकोलॉजिकली बिठाने की कोशिश करी गई हिंदुस्तानियों के दिमाग में, कि तुम ये मान लो कि हमारा वाइट मैंस बर्डन है, हमें जीसस क्राइस्ट ने बेचा है। मतलब मैंने आपसे क्या बोला, आपको अभी अपने परमात्मा वर्ड यूज कर रहा था, जीसस क्राइस्ट नहीं। अब आप जीसस क्राइस्ट क्यों बोल रहे हो? धीरे धीरे करते जीसस क्राइस्ट को इंट्रोड्यूस करा उन्होंने, धीरे धीरे करके। वो पोर्चुगीज वाली गलती नहीं करना चाहते थे। पोर्चुगीज ने फिर बाद में ना एकदम से मतलब थोपने लग गए थे वो कृष्ण धर्म को। तो एकदम से अब अमेरिका जाकर हरे रामा हरे कृष्णा करने लग जाओगे एकदम से, तो सरकार देश निकाला दे देगी। जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर, यंग आईएएस ऑफिसर, उसने रिजाइन देकर हरे रामा हरे कृष्णा ज्वाइन करा और ये मुहिम चलाई अमेरिका में। जॉर्ज बुश एट दैट टाइम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये रियल घटना बता रहा हूं मैं आपको। और 24 घंटे के अंदर उनको ये फरमान दे दिया गया था, देश निकाला कि अमेरिका छोड़कर फटाफट चले जाओ भारत, क्योंकि तुम यहाँ का कल्चर डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो इतने फॉलोअर्स तुमने इकट्ठे कर लिए हैं। वो तो अपनी जिंदगी को छोड़कर, सब कुछ वो छोड़कर, बीच पे ये लॉन्जरी पहनकर घूमती थी, तुम्हारे चक्कर में हरे रामा हरे कृष्णा छोड़कर मथुरा वृंदावन में सन्यासन बनने को मान गई है। तो उनको लगा हमारा कल्चर, हमारे लोग तो ये छीन कर जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर उसको देश निकाला दे दिया था। नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, सर्च मारना गूगल पे मिल जाएगा वो पर्सन। रवीश या पता नहीं रजनीश कौन था, आई थिंक आईएएस था वो। यहां तक क्या सभी को बात क्लियर हुई पूरी तरीके से मन में? अब ये मतलब समझ में आया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हो कहां से रही है? बताओ। और कितने लोगों को ये लग रहा है चैप्टर फालतू है? हाँ, लेडी ब्रिटानिया जैसे एक दिमाग में बिठाने के लिए। अरे लेडी ब्रिटानिया पता है क्या है? देखो, जब तुम शरारत करती हो और तुम इकलौती औलाद हो, अपने माँ बाप की संतान हो, तुम शरारत जब करती थी बचपन में तो मम्मी पापा तुमसे क्या बोलते थे? शाइनी बेटा सो जा, बाबा आ जाएगा। देखा है कभी बाबा आपने? हैं? आशमा देखा है? आशमा बाबा देखा है? बाबा मम्मी डराती ना आज भी कि बेटा पढ़ ली यूपीएससी के लिए बाबा आ जाएगा। अशप्रीत डराती ना मम्मी, बेटा पढ़ ले दीपांग आ जाएगा, है ना? ये वही है। ब्रिटानिया नहीं, ये तो बिस्किट आ गया यार। ब्रिटानिया, ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पावर। इनकी सिक्कों विक्कों पे ये सब बहुत चलता है। अभी बताता हूँ इसकी कहानी और डिकोड करता हूँ, डोंट वरी। ये
देख लिया आपने इसको? एक सेकेंड, इसको ध्यान से देख लिया आपने? इसको ध्यान से देख लिया आपने? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सब लोग सुनना, चेष्टा आप भी। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के लिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इन्होंने जब ये बनाया ना, ये हरकतें अपनी करते रहे ये सारी, ब्रिटानिया का सिंबल बनाना, वाइट मैंस बर्डन की बात लेकर आना। एक काम इन्होंने और करा था, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा पॉइंट है इतने मार्क्स दिलवाएगा जितने सोचे नहीं होंगे किसी ने। बूस्टर पॉइंट क्या? इसके बाद बताऊंगा वो वाली बात चेष्टा जो हमारे काम के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज और जानते हैं यहां पर क्या, ये लोग जो हमें आर्ग्यूमेंट पेश करते जा रहे थे ना अंग्रेज के, मतलब तुम ऐसे तुम वैसे ये वो करके, एक आर्ग्यूमेंट इन्होंने और पेश कर दी। जब इन्होंने ये सोचा कि हमें क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करना है, लोगों को जीसस क्राइस्ट का भक्त बनाना है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? इनको मान लो शिवा, और इस पे ये क्रूसीफाइड करके जीसस क्राइस्ट, ठीक है? अब क्या करा इन्होंने? ये ना लोगों को समुद्र के किनारे लेकर जाते थे, किसी भी झील या समुद्र के किनारे या तालाब के किनारे ये लेकर जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। मेंस में इसको कैसे लिख सकते हो, कितना कंप्रेस करके, खुद भी डेवलप करना इस स्किल को, और मुझे भी बताना एक लाइन में आप इस चीज को कैसे लिख पाओगे, या मैक्सिमम 2 लाइनों में, जितनी आपकी यूपीएससी की शीट होती है उसके अकॉर्डिंग। एंड चेष्टा आपको तो सिर्फ ये सुनना है बिकॉज हमारा एग्जाम टिक मार्क वाला है, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये सुनना है। अब देखो, अब चेष्टा मुझे एक बात बताओ, हमारे घरों में जो मूर्तियां रखी रहती हैं, ये शिवजी वगैरह की वो करके, ये अष्ट धातु की मूर्तियां होती हैं, यानी कि भारी होती हैं, गोल्ड गोल्ड कलर का वो जो धातु होता है उससे बनी होती हैं, भारी होती है कुल मिलाकर। पानी में या किसी भी कटोरे के अंदर इस मूर्ति को रखेंगे तो डूब ही जाएगी, यानी कि ये क्या करते थे, ये जो जीसस क्राइस्ट वाला ये जो सिंबल है, या जो इनकी मूर्ति ही कह लेते हैं इसको, ये यूज करते थे वुड का। और ये जो शिवा की जो मूर्ति है ये अष्ट धातु की होती है जनरली, ये तो लकड़ी की हो नहीं सकती, कहीं मिलती ही नहीं थी, हिंदुस्तान में आज भी नहीं मिलती है। ये समुद्र के किनारे लेकर जाते थे और कहते थे देखो हम तुम्हें बताते हैं कि किसका गॉड ज्यादा सुप्रीम है, किसका गॉड ज्यादा सुप्रीम है, क्रिश्चियनिटी ज्यादा सुप्रीम है या हिंदुज्म ज्यादा सुप्रीम है, शिवा ज्यादा सुप्रीम है या जीसस क्राइस्ट ज्यादा सुप्रीम है। ये पानी में दोनों मूर्तियों को डालते थे। अब ये अष्ट धातु की मूर्ति, तुम कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी साइंस का रूल लगा लो तो इसने तो डूब ही जाना है, इसने तो डूब ही जाना है। लेकिन ये जो जीसस वाली जो ये स्टिक हुआ करती थी जिसपे क्रूसिफाइड जीसस है, ये लकड़ी का हुआ करता था, तो ये अंदर तो जाती थी, अंदर तो जाती थी, लेकिन शिवा वाली मूर्ति पूरी डूबी रह जाती थी, और ये जो थी ये पानी के ऊपर तैर के ऊपर आ जाती थी फ्लोट करके। अब इससे पता है क्या आर्ग्यूमेंट देते थे, ये कहते थे तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा भगवान खुद को नहीं बचा सकता जब, तो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? अब इसमें क्या होता है, इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जरूरी नहीं है कि वो होशियार हो। कभी कभार पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गवार पने की जब वो बातें करता है तो उसको कहते हैं हम लोग पढ़ा लिखा गवार। या जब वो अपना दिमाग यूज ना करके सिर्फ किसी एक चमत्कार, किसी बाबा की बात पर, किसी भूत प्रेत की बात पर, किसी अंधविश्वास की बात पर, काला टीका लगाना, भ्रमित होना, इन सब की बातों में जब वो आता है तो ऐसे लोग इंसान को कहते हैं पढ़ा लिखा गवार। या फिर वो गवार ही है, उसको इतनी शिक्षा या साइंटिफिक टेम्परामेंट, कभी एक्सपोजर उसको उतना मिला ही नहीं है कि वो अपनी क्षमता से सोच पाए।
अब काफी लोगों की आर्ग्यूमेंट ठीक लगती थी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जबान से दी जाए तब तो इंसान ठुकरा भी दे। तालाब, समुद्र, नदी के किनारे लेकर जाके जब ये एक्सपेरिमेंट सामने करवाया जा रहा है तो लोगों को तो लगता था हाँ। तो काफी लोग तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। एक्सपेरिमेंट ऑफ वुड, एक्सपेरिमेंट ऑफ जीसस एंड शिवा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना, क्योंकि समझ रहे हो इसको। शाइनी, थोड़ा सा नया पॉइंट है तो हो सकता है एग्जामिनर को भी ना पता हो, है ना। मतलब पता तो होगा ऐसा मैं नहीं मानता, हमें अपने आप को ज़्यादा वो नहीं मानना चाहिए, वो तो बहुत प्रो लेवल के होते हैं। लेकिन फिर भी मतलब आप लोगों की क्रिएटिविटी ये है कि मैं ये देखना चाहूंगा कि इस बात को आप कोई कोई भी आप में से दो लाइन में कैसे प्रेजेंट करके ये लिख सकता है कि कभी कि इन्होंने जब डोमिनेशन करना शुरू करा, कब्जा करना शुरू करा, तो इनके तरीके, तौर तरीके थे क्या। जब आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि ये क्रिश्चियनिटी को लेकर आए या उसको लेकर आए, ये क्रिश्चियनिटी के दरवाजे बंद क्यों नहीं हो गए। क्रिश्चियनिटी का भले कम मात्रा में आई, लेकिन ये स्कोप आया कैसे। हमने क्रिश्चियनिटी को एक भरे हुए दूध के गिलास में चीनी की तरह घोल कैसे लिया हिंदुस्तान में, सवाल ये है। और ये उसके लिए एक्सपेरिमेंट पॉइंट है। आप क्योंकि लिख तो पाओगे कि क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस कैसे हो गई थी, कोई भी किताब आपको ये नहीं बता पाएगी कि हमने दूसरे धर्म को, जो कि हमारे देश से दूर दूर तक भी नहीं था, हमने उसको इनवाइट कैसे करा। इस्लाम की तो डिबेट है ही नहीं। इस्लाम तो मेडिवल इंडिया के अंदर सॉल्व हो ही गया था वो डिबेट। अरब ट्रेडर्स जब आए थे हमने देखा था, याद है ना सबको वो वाला पॉइंट, वो वाला चैप्टर, पहला चैप्टर 7th क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी का, जो थे उस डिस्कशन में, डिबेट एंड डिस्कशन में, वो तो हमने, चलो ठीक है। और फिर इस्लाम की डिबेट इसलिए भी नहीं उठती है, अंग्रेज तो बाद में आए ना, अरब ट्रेडर्स आए, महमूद गजनी आया, मोहम्मद गोरी आया, दिल्ली सल्तनत रही इतने साल, और मुगल एम्पायर रहा। मुसलमान शासन बहुत ज्यादा टाइम तक रहा, 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। उसकी छाप हमें मस्जिद और मॉस्क की फॉर्म में देखने को मिलती है। लेकिन क्रिश्चियनिटी का स्पेस जो क्रिएट हुआ वो इस चीज से क्रिएट होता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब जो मैं बताना चाह रहा था इसमें, इस आर्गुमेंट में, ये ब्रिटानिया ना, शुरू शुरू में जब ये डिबेट जो चल रही थी, जब अंग्रेज आए 15वीं 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, जब ये चरम सीमा पर लोगों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और महाभारत का एक कैरेक्टर है दोस्तों, शकुनी, शकुनी मामा। एक लाइन मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगती है, वो चाहे कितना भी नेगेटिव कैरेक्टर हो, एक लाइन वो बहुत अच्छी बोलता है। जब वो दुर्योधन को समझाता है कि बचपन से जो है मैं तुम्हें देखना पूरा ये दिलवाऊंगा, राजगद्दी दिलवाऊंगा, ये दिलवाऊंगा, वो दिलवाऊंगा, तो सबके मन में डाउट होता है कि मामा ये काम होगा कैसे, आप तो खुद लंगड़े हैं, बल का प्रयोग तो आप कर नहीं सकते हैं। तो वो ये कहता था एक बार, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनभूमि में जीतना पड़ता है। रियल बैटलफील्ड पर कोई भी युद्ध जीतने से पहले पहले माइंड में जीतना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, जब तक कोई रेस खत्म नहीं होती इंसान जीता हुआ रहता है, हार का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए ये होता है कि किसी किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती और उसका प्रीलिम्स निकल जाता है, और जहां प्रीलिम्स निकल गया तो उसकी मेंस की तैयारी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको फिर कोई रोक नहीं सकता सिंगल डिजिट रैंक लाने से। तो इसलिए कहते हैं, ये शकुनी की लाइन है वैसे ये, कि रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले मनभूमि में जीता जाता है, माइंड में जीता जाता है पहले युद्ध। जिसने सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है यूपीएससी की, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल यूटिलाइज माई अटेम्प्ट्स इन द फुल पॉसिबल एंड बेस्ट पोटेंशियल मैनर एज पॉसिबल। आधी जंग तो वहीं जीत ली पर्सन ने। अब ये जो चीजें थी ना, जब भी हमें कब्जा करते चले जा रहे थे, ऐसे हमारे मन के ऊपर हावी होते चले जा रहे थे, हमारे मन भूमि में एक युद्ध चल रहा था और हम इनकी बातों पे चलते जा रहे थे। अब याद करो उस एशियन हिस्ट्री वाली मेरी बात को और चेस्टर से रिलेट करने की कोशिश करना। जब भी दुनिया में पृथ्वी पर बोझ पड़ता है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी चेष्टा, कि भगवान कभी ना कभी जन्म लेता है किसी ना किसी फॉर्म में। एंशियंट टाइम में बुद्धिज्म, जैनिज्म, मेडिवल टाइम में भक्ति सूफी मूवमेंट, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एनलाइटनमेंट मूवमेंट, राजा राम मोहन रॉय, है ना, और स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस,
और बंगाल, और जो उस जमाने में आधुनिक भारत में जो बंगाली पैदा हुए, उनके कहने की हद क्या, इतने ज्यादा ज्ञानी, इतनी ज्यादा उनकी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और उनकी पकड़ भी थी अंग्रेजी पे, ऐसा बात नहीं था, लेकिन वो फिर भी कहते थे कि अपने कल्चर को सहेज के रखो, संवार के रखो, कोई जरूरत नहीं इनसे इन्फ्लुएंस होने की। अब जब आपको याद होगा, अगर आपने 10वीं में हिस्ट्री पढ़ी है कभी एनसीईआरटी वगैरह में, आपको एक याद है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं इस लेक्चर में। इन्होंने ब्रिटानिया का सिंबल, ये जो मर्जी दिया, ये सब कुछ इन्होंने करा। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप एक टॉपिक पढ़ते होगे ना बचपन में अपने, कि आजादी की लड़ाई के नेशनल मूवमेंट्स के कुछ सिंबल भी इमर्ज होकर आए थे। जैसे हमने अपना फ्लैग डिजाइन करना शुरू कर दिया था, वंदे मातरम, ये सब याद है आपको? हम कुछ सिंबल भी लेकर आए थे। अब जब ये लेकर आए कि ब्रिटानिया ही सब कुछ है, उन्होंने ही हमें व्हाइट मैन्स बर्डन दिया है, ये एक देवी का अवतार है, लेकिन ये सब कुछ ब्रिटेन की बात थी, सब कुछ ब्रिटेन की बात थी। तो हमारे ज्ञानी लोगों ने बोला, आपने हमारी देवी का नाम नहीं सुना? यू हैव नेवर हर्ड द गॉडेसेस हु हैव गिवन अस द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डू नॉट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवन, बी इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, और उनका नाम है भारत माता। और रिलेट कर लो, ये हमने बना दी ब्रिटानिया की जगह। ये कोई किताब नहीं बताने वाली आपको, कोई भी किताब नहीं बताने वाली, ये जो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको दी है कि ब्रिटानिया, ये भारत माता का चित्र और सिंबल आता क्यों है। इन्होंने ब्रिटानिया पेश करी, हमने सामने ये पेश कर दी। हालांकि बहुत सारे शूरवीर थे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में जो ऑलरेडी यूज करे आ रहे थे, लेकिन इनका चित्र की फॉर्म में, इनका सिंबोलिज्म की फॉर्म में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में कभी इनको नहीं लाया गया उभर कर, निखार कर। तो ये चीज थी, जब हमारा कल्चर डाउनग्रेड हो रहा था ना, कि तुम्हारे कल्चर में है ही क्या, तुम बारबेरियन हो, ये हो वो हो, हम धीरे धीरे कर ये आर्गुमेंट लेकर आए। और उस टाइम पर अगर आप जानो तो खोज स्टार्ट होती है, जब हम लोग तहकीकात में, जब हमने जाना शुरू करा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगाने जाऊं, अबे तुम्हारा लीचड़ खानदान है ही क्या, तुम्हारे खानदान में बाप दादा तुम्हारे भिखमंगे थे, ये थे वो थे, तो तुमने अपने जाकर खेत पर खुदाई शुरू करी, और क्या पता वहां पर सोने के गड्ढे निकल आए। तुम्हें तुम्हारी दादियां ये बताएं कि तुम्हारे दादा शूरवीर थे, उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 लड़ा था। इस बात की तुम्हें जानकारी ही ना हो, क्योंकि तभी कभी तुमने इंटरेस्ट लिया ही नहीं, तुम्हारी दादी ने सिर्फ तुम्हें पबजी और टेंपल रन खेलते हुए देखा, तो कभी उन्होंने बताया नहीं कि मर्द तो मेरा पति था, ये तो बिना गुटली का आम है। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे कर जैसे हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम के ज्ञानी लोगों ने फिर ये तहकीकात करना शुरू करी। और उसी चक्कर में आप ये देखोगे कि 1970s की बात होती है, 1960s की बात होती है, 20th सेंचुरी की बात होती है, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है, हमें अशोका के बारे में पता चलता है, हमें चाणक्य नीति के बारे में पता चलता है, हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है, जिसपे हम प्राउड फील कर सके। हमने दुनिया को शून्य दिया, आर्यभट्ट और ये सब की बातें हम निखार निखार कर बाहर लाते हैं। हमने धूप से घड़ी को कैसे देखा जा सकता है, टाइम को कैसे देखा जा सकता है, इन सारी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो चुकी थी, इनके बारे में हम आर्गुमेंट पेश करते हैं, ये बताने के लिए हमारे कल्चर में भी ऐसे कोई बेवकूफ लोग नहीं थे। और फिर उसके बाद जब कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, तब ये पता लगता है कि हमारे कल्चर के लोग ज्यादा सुप्रीम थे, हम ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस शुरू से रहे हैं, बस वो कहीं ना कहीं देहाती लोगों की वजह से, जाहिल लोगों की वजह से हमारा कल्चर और हमारी प्रशंसा की जो जितनी भी जो नींव थी, वो दबकर रह गई थी, वो दबकर रह गई थी कहीं ना कहीं। इसको हम दोबारा उभार कर लाते हैं। आप ये देख लो जरा, यकीन नहीं आता तो लो आपके सामने पेश कर देता हूं मैं। हड़प्पन डिस्कवरी 1921, भले ही अंग्रेजों ने करा, उनकी वो टीम आई, वो पूरी आई, लेकिन हमने प्रेशराइज करा, देखो हमारा कल्चर कितना है, क्या नहीं है। और कुछ कुछ इंडियंस का भी योगदान था। मैं हड़प्पा की बात नहीं कर रहा यहां पर, हड़प्पा की बात नहीं कर रहा, या फिर किसी बॉडी की बात नहीं कर रहा, उसका पूरा क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जो एंशिएंट बात की, एंशिएंट जमाने की जो चीजें हमने खुद खुद कर लाना शुरू करी, वो इसलिए मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में क्या बोलता हूं, हिंदुस्तानी तब भी उसी वक्त पर जब कोई काम करना स्टार्ट करते हैं जब उनको जूता पड़ता है, डेडलाइन पे काम करता है हिंदुस्तान का आदमी आज भी। तो जब जूता पड़ने लगा कल्चर का कि यार ये सारी चीजें तो बहुत हावी हो रही हैं, तो ज्ञानी लोगों ने देखा यार ये तो हिंदुस्तानियों को गुलाम वैसे ही बनवा लेंगे। और गुलाम हिंदुस्तानी वैसी तो था, ये पूरी सिख रेजिमेंट सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की साइड से लड़ी थी। इतना गाता लीडर्स ने
कि इन पे दबाव डाल दो, ये उलझे हुए हैं पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में। तो गांधी जी की आदत थी बात बात पे करवा चौथ रखने की, रूट कर बैठ जाना। कि जैसे मेरी करवा चौथ की बीवी वाली, मैं मिलने आया हूं, मेरी 3-4 बीवियां हैं, और एक से मिलने में थोड़ा सा लेट हो गया तो कह रही मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम लेट कैसे हो गए? उनकी आदत थी ये, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उनका साथ देना चाहिए उस टाइम पर। ये चीजें हैं। क्या ये आपको आर्गुमेंट और डिबेट सारी क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आई? ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कुछ नए पॉइंट्स मिले? मिले? किसी का कोई डाउट? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।